जय हिंद दोस्तों, तृण साधना चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए तय करते हैं सफर शून्य से शिखर तक। हम इसी श्रृंखला में पढ़ रहे हैं मुगल वंश को। मुगल वंश में हमने बाबर, हुमायूं और बीच में आया सूरवंश, हमने शेर शाह सूरी का शासन भी देखा। अब देखते हैं अकबर। अकबर जो कि 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक राज्य करता है। आइए देखते हैं अकबर के शासनकाल को। 1556 में राज्यभार संभालता है जब हुमायूं शेर शाह सूरी से पराजित होकर भारत से चला जाता है। उसी समय, उसी निर्वासन के समय अकबर का जन्म होता है। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो था। ये अमरकोट राणा वीरसाल के यहाँ पर हमीदा बानो के गर्भ से जन्म होता है अकबर का। और इसका पूरा नाम जो था अकबर का, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और इसकी माता का नाम हमीदा बानो था। और इसका जन्म अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ पर हुआ था जब हुमायूं भारत से हार कर जा चुका था। जब हुमायूं 1555 ईस्वी में पुनः सरहिंद के युद्ध से भारत में पुनः अपनी सत्ता को स्थापित करता है, उस समय अकबर को पंजाब का सूबेदार बना देता है और उसका अंगरक्षक नियुक्त करता है काफी ईमानदार व्यक्ति जो था वैराम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त कर देता है। जब अकबर पंजाब के जो गुरदासपुर था, पंजाब का गुरदासपुर, उसमें सिकंदर सूर के दमन में व्यस्त था, तभी अकबर को सूचना मिलती है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। 1556 ईस्वी में इसका पिता मर जाता है और वहीं 13 वर्ष की अल्प आयु में ही पंजाब में ईंटों के चट्टे पर बैठाल के इसका अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है बैरम खान के द्वारा और इसको मुगल वंश का अगला शासक नियुक्त कर दिया जाता है। दरअसल उसी समय जब पंजाब में व्यस्त था अकबर, उसी समय जो आदिल शाह सूरवंश का जो शासक था आदिल शाह, उसका प्रधानमंत्री जो था हेमू, हमने आपको बताया था हेमू, सूर डायनेस्टी में हमने आपको पढ़ाया था। आदिल शाह ये सूरवंश का शासक था और ये इसका प्रधानमंत्री था हेमू। अकबर की अनुपस्थिति का लाभ उठाता है और आगरा पर अधिकार कर लेता है। जब आगरा पर अधिकार करता है तो अकबर राजधानी को पुनः प्राप्त करने के लिए युद्ध करता है, पानीपत का दूसरा युद्ध। ये कई बार पूछा जाता है पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, तो एक तरफ था अकबर, दूसरी तरफ हेमू। और हेमू को जो आदिल शाह सूरवंश का शासक, इसने विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। इसलिए विक्रमादित्य की उपाधि देता है क्योंकि हेमू ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने अपने जीवन में 22 लड़ाइयां लड़ी और एक में भी उसने पराजय का मुंह नहीं देखा। इसका मतलब ये काफी होनहार व्यक्ति था। तो अकबर को जब इस योग्य व्यक्ति की सूचना मिलती है तो वह पानीपत के युद्ध मैदान में इससे भिड़ने के लिए तैयार होता है। और 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच दूसरा युद्ध होता है। युद्ध के दौरान हेमू का पलड़ा काफी भारी पड़ रहा था और हेमू लगभग विजय के करीब ही पहुंच चुका था, तभी एक तीर उसकी आंख में आके लगता है। दरअसल हेमू हाथी पर बैठ के लड़ रहा था तो काफी ऊंचाई थी। एक तीर उसकी आंख में लगता है और हेमू घायल हो जाता है और हाथी के ऊपर जो हौज टाइप का बना था उसी में वह गिर जाता है और फाइनली बैरम खान उसको पकड़ लेता है और उसकी गर्दन अलग कर देता है। इस तरीके से 1556 ईस्वी में मुगल शासन का पुनः आगरा पर शासन स्थापित हो जाता है। अब देखते हैं कि जब अकबर का शासन स्थापित हो जाता है आगरा में, फिर उसके बाद बैरम खान का संरक्षण काल देखते हैं कि बैरम खान के संरक्षण में ही अकबर 13 वर्ष की अल्प आयु में ही शासक बन गया था, तो इसलिए उसे बैरम खान के संरक्षण की जरूरत थी। तो 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर का जो शासन है वो बैरम काल के संरक्षण में ही चलता है। जो बैरम खान था, बैरम खान सिया मुसलमान था और ये फारस का रहने वाला था। और इसी के संरक्षण काल में अकबर ने पानीपत, ग्वालियर, जौनपुर तथा चुनार की विजय प्राप्त की थी। इसी के संरक्षण काल में उसने इतनी सारी विजय प्राप्त की थी, इसीलिए अकबर का जो प्रारंभिक शासनकाल है वो बैरम खान के संरक्षण में हुआ। इसीलिए इस टाइम पीरियड को 1556 से 60 को बैरम खान का संरक्षण काल कहा जाता है। और अकबर जो था इसकी ईमानदारी और वफादारी से काफ़ी ज़्यादा खुश था, इसलिए उसने बैरम खान को खान-ए-खाना की भी उपाधि देता है।
होता यह है, बैरम खान जो था एक सिया मुसलमान था, तो इसके राज दरबारी भी इस बैरम खान का अपने सम्राट अकबर के ऊपर ज़्यादा प्रभाव था, तो इसके राज दरबारी काफ़ी विरोध करते हैं और वो बैरम खान को अकबर के जीवन से निकालना चाहते हैं और कई प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। और फिर फाइनली 1561 ईस्वी में अकबर उसको मक्का जाने का आदेश दे देता है बैरम खान को। और वहीं जब बैरम खान मक्का जाने के लिए तैयार हो जाता है तो वह रास्ते में जा रहा होता है, उसी समय गुजरात में एक जगह है पाटन में उसकी हत्या कर दी जाती है मुबारक खां के द्वारा। और जब मुबारक खां के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है तो उसकी जो पत्नी थी सलीमा बेगम से अकबर निकाह कर लेता है और बैरम खान का जो पुत्र था अब्दुल रहीम को वह गोद ले लेता है। अकबर के नवरत्नों में अब्दुल रहीम का भी नाम आता है। अब देखते हैं अकबर का जो पेटीकोट या पर्दा शासन था, ये जब बैरम खान भारत से चला जाता है तब अकबर का पेटीकोट या पर्दा शासन शुरू होता है। पेटीकोट या पर्दा शासन का अर्थ होता है कि अकबर मुख्यतः जो इसके रिश्तेदार थे या विश्वास पात्र थे, इनके ही संरक्षण में रहकर शासन भार संभाल रहा था, इसीलिए इसको पेटीकोट या पर्दा शासन कहते हैं। तो इसमें इतना याद रखना है 1560 से लेकर 1564 ईस्वी तक इसमें पेटीकोट शासन के नाम से जानते हैं। इसमें महामनगा मुख्य थी। अब नेक्स्ट है राजनीतिक अभियानों को देखते हैं कि अकबर के जो राजनीतिक अभियान थे, मुख्य अभियानों को हम देखेंगे। इसमें पहला अभियान उसने मालवा के खिलाफ चलाया था, जिसमें 1561-62 ईस्वी में इसने चलाया था। इसमें मालवा का शासक उस समय था बाज बहादुर। ये बाज बहादुर था, वहाँ सर बाज बहादुर ये हार जाता है और मालवा को छोड़कर भाग जाता है। और एक इसकी स्त्री थी रूपमती, और अपने सतीत्व को बचाने के लिए रूपमती जहर खा के आत्महत्या कर लेती है। फिर बाद में बाज बहादुर अकबर का संरक्षण स्वीकार कर लेता है। अकबर इसको 2000 का मनसब प्रदान करता है। और जब बाज बहादुर की मृत्यु हो जाती है तो उज्जैन में रूपमती और बाज बहादुर दोनों का मकबरा बनवाया जाता है, एक साथ मकबरा बनवा दिया जाता है। फिर हम देखते हैं मालवा की विजय के बाद आमेर एंड मेड़ता का जो शासक था, राजपूत शासक भारमल था। ये पहला राजपूत शासक है जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर रहा है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था, तो याद रखना भारमल था। भारमल पहला राजपूत शासक था जो अकबर अर्थात मुगलों के साथ अपने वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर रहा है। तो अकबर के साथ भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह कर देता है और अपने पुत्र भगवान दास को अकबर के संरक्षण में भेज देता है और अकबर इसको उच्च मनसब प्रदान कर देता है। राजनीतिक अभियानों में हम देखते हैं अगला गढ़कटंगा या गोंडवाना। 1564 ईस्वी में इस अकबर ने अपना अभियान इसके खिलाफ चलाया। दरअसल ये मध्य प्रदेश में है गढ़कटंगा। इसका जो शासक था दलपत शाह, वो मर चुका था, तो उसकी विधवा थी रानी दुर्गावती। हमारे इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध नाम है स्त्रियों में रानी दुर्गावती का। ये विधवा थी दलपत शाह की। अपने पुत्र वीर नारायण, ये अल्पायु का पुत्र था, इस वजह से रानी दुर्गावती इसको संरक्षण देके शासन चला रही थी। अकबर क्या करता है 1564 ईस्वी में गढ़कटंगा को जीत लेता है। फिर अकबर मेवाड़, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी, 1567-68 ईस्वी में इस पर आक्रमण करता है। दरअसल चित्तौड़ को जीतना इसके लिए काफ़ी भारी रहा, काफ़ी मशक्क़त के बाद चित्तौड़ को जीत पाया। दरअसल होता क्या है 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर ये अधिकार तो कर लेता है, लेकिन जो चित्तौड़ के शासक थे उदय सिंह ने अपनी नई राजधानी उदयपुर से ही संघर्ष को जारी रखा और अकबर को यहाँ तक चित्तौड़ को जीतने के लिए जिहाद का नारा देना पड़ा। और फिर अकबर ने यहाँ पर माना जाता है कि चित्तौड़ को जीतने के बाद काफ़ी कत्लेआम किया और कई राजपूतों की सिर काट कर उसने टीला बना दिया। तो ऐसा माना जाता है कि अकबर ने यहाँ पर काफ़ी हिंसा की। चित्तौड़ की विजय माना जाता है अकबर के जीवन काल में एक कलंक के रूप में देखी जाती है, क्योंकि इसने यहाँ पर अमानवीय तरीके से हिंसा की। और इसने चित्तौड़ की विजय के बाद आगरा किले के बाहर हाथी पर बैठे हुए जयमल और फतेह सिंह की मूर्तियां बनवाई। ये जयमल आमेर का शासक था जो
अकबर जब आमेर पर आक्रमण करता है, आमेर पर आक्रमण करने के क्रम में जयमल भागकर उदय सिंह अर्थात मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह की शरण में चला जाता है। तो ये जयमल जो थे उदय सिंह के ही संरक्षण में थे। तो अकबर का इनकी वीरता से इतना प्रभावित होता है कि वह हाथी पर बैठे हुए जयमल और फतेह सिंह की मूर्तियां बनवाता है आगरा किले के बाहर चित्तौड़ की विजय के बाद। अकबर के राजनीतिक अभियानों के क्रम में हम आगे देखते हैं रणथंभौर। रणथंभौर 1569 ईस्वी में अकबर को बिल्कुल मशक्कत नहीं करनी पड़ी। यहाँ मान सिंह को भेजा गया समझौते के लिए। सुरजन राय शासक था, राजपूत शासक था, सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर को रणथंभौर आसानी से मिल गया। फिर कालिंजर का अभियान चलाया गया 1569 ईस्वी में। इसके भी शासक ने बड़ी आसानी से आत्मसमर्पण कर दिया, युद्ध नहीं करना पड़ा। मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर 1570 ईस्वी में यहाँ के शासक अपने आप सरेंडर कर दिए, अकबर को आत्मसमर्पण कर दिए और अपना राज्य अकबर को सौंप दिया। मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, कालिंजर, रणथंभौर, अकबर को युद्ध करने की जरूरत पड़ी नहीं। 1570 ईस्वी तक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1570 ईस्वी तक मेवाड़ के अलावा 3 और ऐसी रियासतें थीं जिसने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया, हार नहीं मानी। वो रियासतें थीं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये 3 रियासतें थीं जिन्होंने अकबर के सामने हाथ नहीं खड़े किए, अर्थात आत्मसमर्पण नहीं किया। अब आगे हम देखते हैं इन सभी राजपूत शासकों में केवल मेवाड़ का ही शासक था उदय सिंह जिसने संघर्ष किया। अब हम देखते हैं मेवाड़ के शासक उदय सिंह की मृत्यु के बाद इनका पुत्र है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को आप संघर्ष देखेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध से शुरू होता है महाराणा प्रताप का और अकबर का संघर्ष। अब देखते हैं हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हमने आपको बताया था जो उदय सिंह थे, उदय सिंह की पुत्र थे महाराणा प्रताप। अकबर चित्तौड़ को जीत लेता है तो उदय सिंह क्या करते हैं, उदयपुर को नई राजधानी बनाते हैं। जब महाराणा प्रताप शासक बनते हैं तो वह उदयपुर के स्थान पर कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी के रूप में चुनते हैं और हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होता है 1576 ईस्वी में। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था आसफ खां और मान सिंह। हकीम खां सूर अफगानी था जो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कर रहा था, वहीं मुगल सेना का नेतृत्व आसफ खां और मान सिंह कर रहे थे। और जब हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीत जाता है और महाराणा प्रताप की हार हो जाती है। जब महाराणा प्रताप की हार हो जाती है इसके बाद भी वह आत्मसमर्पण नहीं करते हैं और वह अपनी नई राजधानी चावड़ को नई राजधानी बनाते हैं और यहीं से गोरिल्ला युद्ध करना शुरू कर देते हैं। गोरिल्ला युद्ध एक तरीके का छापामार युद्ध है, अर्थात अलग अलग ग्रुप में शक्ति को डिवाइड किया जाता है, सेनाओं को अलग अलग भाग में विभाजित कर दिया जाता है और एक बार में एक सेना की टुकड़ी आक्रमण करती है, फिर वह छिप जाती है, फिर दूसरी सेना की टुकड़ी आक्रमण करती है, जिससे कि सेना की शक्ति क्षीण नहीं होती है। ये गोरिल्ला पद्धति जो थी सबसे पहले महाराणा प्रताप के द्वारा यूज की गई थी। फिर हम देखते हैं कि कुछ शासक आए भारत में। इतिहास में हम देखते हैं कि कौन कौन से शासक गोरिल्ला पद्धति को यूज किए। युद्ध की पद्धति थी गोरिल्ला पद्धति। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो महाराणा प्रताप के बाद मलिक अंबर था जिसने गोरिल्ला युद्ध पद्धति को यूज किया। फिर मलिक अंबर के बाद शिवाजी ने इसका यूज किया और शिवाजी के बाद पेशवा था बाजीराव प्रथम ने भी इस गोरिल्ला पद्धति का युद्ध किया। और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु ये धनुष पर बाण को साध रहे थे, उसी प्रत्यंचा को खींचते समय इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। फिर इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र था अमर सिंह राज्यभार संभालता है, लेकिन यह भी अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता और अकबर से युद्ध करता है। फिर आगे चलकर हम जब जहांगीर का शासनकाल देखेंगे तब देखेंगे अमर सिंह जहांगीर से शर्त के साथ संधि कर लेता है। अमर सिंह मेवाड़ भी आ जाता है मुगलों के अधीन, जहांगीर के शासनकाल में आता है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने अकबर के राजनीतिक अभियानों को देखा, हमने सारे अभियान उत्तर भारत के अभियान देखे। अब आगे आने वाली वीडियो में हम अकबर के दक्षिण भारत के अभियान, जिसमें असीरगढ़, बुरहानपुर, अहमदनगर और बरार, इनके अभियानों को डिटेल में देखेंगे। और आगे वाली वीडियो में हम अकबर के धार्मिक सुधार, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था, अकबर की अर्थव्यवस्था, अकबर की कृषि से संबंधित व्यवस्थाओं को डिटेल में पढ़ेंगे।
इसी तरीके से दृढ़ साधना चैनल को देखते रहिए और इतिहास की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।